क्या होगा अगर आप अपने जॉब पे जाओ और कभी घर वापस ही ना हो? तो आज का केस कुछ ऐसा ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। कर्नाटका के बेंगलुरु में 2005 में प्रतिभा मूर्ति नाम की एक 28 साल की लड़की रहती थी। ये लड़की काफी पढ़ी लिखी थी और एचपी ग्लोबल सॉफ्ट कंपनी में ये जॉब करती थी। अक्सर ये अपनी जॉब की वजह से नाइट शिफ्ट करती थी जो रात के 2 बजे स्टार्ट होती थी। वैसे ये लड़की शादीशुदा थी और पवन सेठी नाम के एक लड़के से इसने लव मैरिज करी थी। पवन सेठी भी एक मैक कंपनी में अच्छी जॉब करता था। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। परिवार के नाम पर प्रतिभा मूर्ति के पास केवल और केवल उनकी माँ थी, क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं था और उनके फादर का डेथ तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उनकी माँ ने उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। अक्सर वो इसी के चलते अपनी माँ के पास रहने के लिए भी जाया करती थी और साथ ही अपने पति के साथ उनके ससुराल में भी रहा करती थी। अब ये दिन था 13 दिसंबर 2005 का। रात के 2 बजे प्रतिभा मूर्ति को अपनी ड्यूटी पर जाना था। इनकी कंपनी ने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए कैब लगा रखे थे। इसमें कई सारे ड्राइवर्स थे जो अलग अलग लोकेशन पर एम्प्लॉइज को लेने के लिए जाते थे। प्रतिभा भी लगभग सभी ड्राइवर्स को अच्छे से जानती थी। साथ ही प्रतिभा का एक और रूल था, जिस टाइम घर से 2 बजे के आसपास वो अपनी ड्यूटी के लिए निकलती थी तो अपनी माँ को एक मैसेज किया करती थी कि वो घर से निकल रही है, और ऑफिस पहुँचने के बाद भी वो अपनी माँ को मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुँच गई है। जब प्रतिभा की कंपनी का कैब ड्राइवर उसे कॉल करता है और कहता है कि दीदी मैं नीचे खड़ा हूँ, नीचे आ जाइए, उसी टाइम प्रतिभा अपनी माँ को एक मैसेज करती है कि वो ऑफिस के लिए निकल रही है। उसके बाद वो उस कैब में बैठकर अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद प्रतिभा की माँ सबसे पहले अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है कि 1:30 बजे के आसपास प्रतिभा ने उसे मैसेज किया था कि वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही है। लेकिन ऑफिस जाने के बाद डेली जो अपनी माँ को मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुंच गई है, वो मैसेज प्रतिभा की माँ को नहीं मिलता है। तुरंत प्रतिभा की जो माँ होती है वो प्रतिभा के नंबर पर कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब वो बिना देरी किए प्रतिभा के हस्बैंड पवन सेठी को कॉल करती है और उसे पूछती है तो उनकी माँ को बताता है कि प्रतिभा तो रात के 2 बजे ड्यूटी चली गई थी। किसी काम की वजह से शायद उसने अपना फोन ऑफ किया होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन एक माँ का दिल ऐसा ही होता है। वो अभी भी परेशान थी और इसलिए वो प्रतिभा के ऑफिस वाले नंबर पर कॉल करती है। रिसेप्शन पर एक लेडी फोन उठाती है। उसे बोला जाता है कि प्रतिभा से बात कर रही है। तो लेडी प्रतिभा की माँ को बताती है कि प्रतिभा तो कल रात को ड्यूटी पर आई नहीं, और वो ये भी बताती है कि प्रतिभा ने आज से पहले ऐसा कभी किया भी नहीं, क्योंकि अगर उसे छुट्टी लेनी होती थी तो वो पहले से ही एप्लीकेशन देती थी। बिना बताए उसने पहली बार ऑफिस से छुट्टी ली है। अब इतना जानते ही जो प्रतिभा की माँ है वो परेशान हो जाती है और वो बिना देरी किए पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। अब क्योंकि ये केस एक बड़ी कंपनी में जॉब करने वाली महिला की गुमशुदगी का था तो पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। पुलिस बिना देरी किए प्रतिभा के ऑफिस में पहुंचती है। वहां जाकर सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कल रात को किस किस ड्राइवर की ड्यूटी कहाँ कहाँ पर थी। उन सभी ड्राइवर की लिस्ट निकाली जाती है और यहीं से पुलिस को मालूम चलता है कि उस रात जगदीश नाम के ड्राइवर की ड्यूटी प्रतिभा को लाने के लिए लगी हुई थी। जगदीश को बुलाया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है तो पुलिस को कहता है कि लगभग 1:35 पर वो प्रतिभा के घर पर गया था और वहां जाकर उसने जब उनकी डोरबेल बजाई तो उन्हें मालूम चला कि प्रतिभा तो पहले ही एक दूसरी कैब में दूसरे ड्राइवर के साथ ऑफिस जा चुकी है। अब उस रात जितने भी ड्राइवर की ड्यूटी अलग अलग लोकेशन पर अपने एम्प्लॉइज को लाने के लिए लगी हुई थी उन सभी को बुलाया जाता है। बारी बारी से सभी से पूछताछ होती है, यहाँ तक कि एम्प्लॉइज से भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। और यहाँ पर जितने भी ड्राइवर की ड्यूटी उस रात को लगी हुई थी उनमें से कोई भी प्रतिभा को लेकर नहीं आया था। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि आखिर प्रतिभा किस ड्राइवर के साथ गई, क्योंकि वो इतनी तो समझदार जरूर थी कि ऑफिस की कैब के अलावा वो किसी और गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं बैठेगी। और अगर वो ऑफिस की गाड़ी में बैठी है तो कौन ड्राइवर उसे लेकर आया और वो उसे लेकर आखिर कहाँ गया। पुलिस के लिए केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन गया था और इसी के चलते जो न्यूज है वो अगले दिन पूरी वायरल हो जाती है। एक महिला जो रात के ड्यूटी के टाइम गायब हो गई। कंपनी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि वो अपनी वुमेन एम्प्लॉय की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बेंगलुरु पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे और देखते ही देखते केस काफी हाईलाइट हो गया। इसलिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। ये टीम अपनी छानबीन शुरू करती है। फिर उन सभी ड्राइवर से फिर से पूछताछ होती है। अब पुलिस
उन ड्राइवर्स की लिस्ट निकलवाती है जो उस रात को छुट्टी पर थे। साथ ही पुलिस यहाँ पर प्रतिभा के CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकलवाती है और उससे पुलिस को पता चलता है कि 13 दिसंबर 2005 की रात तकरीबन 1:25 पर शिव कुमार नाम के एक पर्सन ने प्रतिभा को कॉल किया था और पुलिस ने उस रात छुट्टी पर गए सभी ड्राइवर्स की जो लिस्ट निकलवाई थी उस लिस्ट में भी एक ड्राइवर का नाम शिव कुमार ही था। यहाँ से पुलिस को ये लग रहा था कि यही जो ड्राइवर है ये 1:25 पर प्रतिभा को पिक करने के लिए गया होगा और इसी ने प्रतिभा को कॉल करके बुलाया होगा कि कैब नीचे खड़ी है, आप आ जाइए। यानी कि यहाँ पर पुलिस को प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था जो कि शिव कुमार नाम का एक ड्राइवर था। अब पुलिस शिव कुमार का बैकग्राउंड खंगालती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि ये इंसान अपनी वाइफ के साथ पास के इलाके में रहता था। इसकी वाइफ 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। अब पुलिस बिना देरी किए उसके एड्रेस पर पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने शिव कुमार बैठा हुआ था और आराम से बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा था। साथ ही टीवी पर जो न्यूज चल रही थी वो प्रतिभा मूर्ति की मिसिंग की थी। पुलिस इसे वहां से उठाती है, इसे पूछताछ होती है तो ये पुलिस को कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो पुलिस इसे कहती है कि तुमने रात को तकरीबन 1:25 पर प्रतिभा को कॉल किया था, इसका मतलब तुम ही प्रतिभा को पिक करने के लिए गए थे। लेकिन ये पुलिस से बार बार यही कह रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तो छुट्टी पर था। हालांकि मैंने रात को 1:25 पर प्रतिभा दीदी को कॉल किया था क्योंकि मुझे ये पूछना था कि आपके लिए कैब आ रही है या फिर नहीं, और इतना कहने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया था। लेकिन फिर भी पुलिस इसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने बयान पर ही टिका हुआ था। अब पुलिस को भी ये लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत इंसान को उठा लिया है क्योंकि पुलिस के पास केवल और केवल यही प्रूफ था कि इसने 1:25 पर प्रतिभा को कॉल किया था और सिर्फ ये प्रूफ इनफ नहीं थी ये साबित करने के लिए कि ये प्रतिभा को उस दिन पिक किया था। लेकिन अब तक ये केस जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे कुछ इतना भयानक रिवील होने वाला है कि आपको भी लगेगा लड़की होना डरावनी चीज है। अब पुलिस प्रतिभा के ऑफिस में जाकर इस ड्राइवर के बारे में जब पूछताछ करती है तो कहीं से पुलिस को ये मालूम चलता है कि ये जो ड्राइवर है ये प्रतिभा मूर्ति से एक तरफा प्यार करता था। अक्सर ये प्रतिभा के आगे पीछे घूमता रहता था और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि इसकी प्रतिभा मूर्ति के ऊपर गलत नजर भी थी। अब पुलिस का फिर से जो डाउट है वो शिव कुमार नाम के इसी ड्राइवर के ऊपर जाता है, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोल रहा था और इसी के चलते पुलिस एक छोटा सा गेम खेलती है। पुलिस के 2 ऑफिसर्स इसके पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुमने जो भी कांड किया है उसका खुलासा हो गया है क्योंकि प्रतिभा हमें मिल चुकी है। अब अगर तू अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें हम बहुत कड़ी सजा दिलाएंगे। अब यहाँ पर शिव कुमार जो है ये 5 मिनट तक कुछ सोचता है और उसके बाद ये बोलना शुरू करता है और ये जो पुलिस को बताता है वो बहुत हॉरिफाइंग है। ये पुलिस को कहता है कि उस रात 1:25 पर प्रतिभा को पिक करने के लिए यही गया था। इसने प्रतिभा को कॉल करके नीचे बुलाया। प्रतिभा नीचे आई, लेकिन उसने नीचे आते ही इससे पूछा कि आज तो जगदीश की ड्यूटी है, तुम मुझे लेने क्यों आए हो? तो ये प्रतिभा से कहता है कि जगदीश छुट्टी पर चला गया है और उसके बजाय मेरी ड्यूटी लगी है। अब क्योंकि प्रतिभा उसे अच्छे से जानती थी, वो अक्सर इसके साथ अपने ऑफिस भी जाया करती थी, तो वो बिना हिचक के गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और ये प्रतिभा को लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर ये अलग रास्ते की तरफ बढ़ता है जो कि एक सुनसान रास्ता था। तो प्रतिभा इसे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन ये प्रतिभा से कहता है कि मुझे एक और एम्प्लॉय को पिक करना है जो इसी रास्ते पर रहता है, उसे पिक करके हम ऑफिस चले जाएंगे। ऐसे ही चलते चलते ये एक सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं। उस सुनसान रोड पर पहुंचने पर ये अपनी गाड़ी में रखा हुआ एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उसे प्रतिभा की गर्दन पर रखता है और उसे कहता है कि अगर थोड़ा भी चिल्लाओगी तो तुम्हारा गला काट दूंगा। लेकिन उसी टाइम प्रतिभा देखती है कि रोड पर सामने से पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार आ रही है। प्रतिभा की जान में जान आती है कि शायद अब पुलिस रुकेगी और मैं बच जाऊंगी, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर रुकते ही नहीं हैं। बाद में जब इन पुलिस वालों से पूछा गया तो इनका कहना था कि गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी, उन्हें लगा कि किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है, उन्होंने उसे चेक करने की कोशिश नहीं की। अगर उस रात ये पुलिस वाले उस गाड़ी को चेक कर लेते तो शायद प्रतिभा आज जिंदा होती। अब जो ये शिव कुमार नाम का ड्राइवर था ये पुलिस को कहता है कि मैंने प्रतिभा को मार दिया है और उसकी बॉडी को मैंने एक सुनसान जगह पर नाले में फेंका हुआ है। पुलिस शिव कुमार को लेकर उस जगह पर पहुंचती है। नाले में जब तलाश शुरू की जाती है तो वहाँ पे उन्हें एक बॉडी मिलती है। वो बॉडी को जब प्रतिभा की माँ को दिखाया जाता है तो कपड़े से
चेहरे से और बाकी चीजों से कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी प्रतिभा मूर्ति की ही है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, साथ ही शिव कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि आखिर इसने प्रतिभा का मर्डर क्यों किया था, और इसका जो रीजन है वो बहुत गिरा हुआ है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, तो उससे मालूम चलता है कि प्रतिभा को मारने से पहले उसका रेप किया गया था। और यहाँ पर जो शिव कुमार है वो भी पुलिस को यही बताता है कि प्रतिभा के ऊपर उसकी गलत नजर पहले से ही थी। वैसे उसके साथ वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन इसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था और इसकी वाइफ मायके चली गई थी। 10 से 15 दिन हो गए थे और इसका कहना था कि इसके अंदर का जानवर जाग रहा था। इसी के चलते इसने प्रतिभा को अपना शिकार बनाया और चाकू की नोक पर पहले उसका रेप किया और उसके बाद उसका गला काटकर उसका मर्डर, फिर उसके बॉडी को नाले में ही फेंक दिया। उसके बाद पुलिस ने इससे ये पूछा कि अगर तुमने ये पूरा कांड कर दिया था तो तुम अपने घर पर आराम से क्यों बैठे हुए थे, भागे क्यों नहीं। जिस पर शिव कुमार का कहना था कि उसे अपना प्लान पूरा परफेक्ट लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। सारे एविडेंस, सारे गवाहों के आधार पर कोर्ट में उसको पेश किया गया और लंबी सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर 2010 को कोर्ट की तरफ से शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जब उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो वहां पर 2022 में एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को घटाकर 30 साल की सजा कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये कोई पेशेवर कातिल नहीं है, इसने गलती की है, इसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग बताओ, क्या उसकी सजा को कम करना ये एक सही फैसला है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।